हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम लोगों ने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात की थी और स्पेसिफिकली पहले कार्टेशियन और फिर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देखे थे। तो वो डिस्कशन वैसे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देखेंगे। बट जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एक यूज़ है। उसको ज़रा देखते हैं, द गॉसियन इंटीग्रल। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है इसे हम कहते हैं गॉसियन फंक्शन। से f इज फंक्शन ऑफ x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्सपोनेंशियल ऑफ x विद नेगेटिव साइन, लेकिन x नहीं है, एक्स स्क्वायर है। ओके, तो ये फंक्शन अगर आप प्लॉट करें सिंपली x इक्वल टू 0 पे u पावर 0 1, ये फंक्शन 1 होता है। और x चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में आप इंक्रीज करें या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं फ्रॉम द ओरिजिन, इवन फंक्शन है, दोनों तरफ इसका ओरिजिन के दोनों तरफ एक ही जैसा बिहेवियर है। और जैसे जैसे x बढ़ता है तो एक्स स्क्वायर और रैपिडली ग्रो करता है, तो ये फंक्शन जो है डिक्रीज़ करता है, समथिंग लाइक दिस। मैंने एग्जैक्ट प्लॉटिंग पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो ये समथिंग। तो अगर आप पूरे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रीजन में इस फंक्शन को प्लॉट करें, ये इवेंचुअली डिके करके ओरिजिन पे जो वैल्यू 1 है, ओरिजिन के दोनों तरफ डिके करके इन्फिनिटी पे जाके वैल्यू 0 को अप्रोच करता है। और तो इसकी जो जनरल शेप है, जिसको हम कई बार बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं, ये बेल शेप्ड, बेल तो क्वालिटेटिव टर्म है। तो ये इस तरह के उस कर्व को या इस डिस्ट्रीब्यूशन को, जो प्रोबेबिलिटी या स्टैट में ये आता है, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो ये जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, दिस इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इस फंक्शन का प्लॉट आपको उन डिटेल्स में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, जिनको ने अभी तक कहीं पे गॉसियन फंक्शन इनकाउंटर नहीं किया है, उनके लिए सिंपली ये फंक्शन है, ये इसका प्लॉट है। और अदरवाइज वैसे इस फंक्शन को के साथ आप और इसको और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसको एक ओवरऑल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर के फंक्शन फैक्टर के साथ भी एक कांस्टेंट हो सकता है। इनफैक्ट इस फंक्शन की जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस: 1/√2 पाई 1 सिग्मा e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा होल स्क्वायर्ड। यहाँ पे जो ये फंक्शंस हैं, जो कुछ और पैरामीटर्स यहाँ पे आए हैं, बेसिकली दो, एक एक्स बार और एक सिग्मा। एक्स बार एक्चुअली इस फंक्शन की मीन वैल्यू होती है। ये पर्टिकुलर फंक्शन की जो पीक है, ये तो x इक्वल टू 0 पे है, पर आप अगर इस फंक्शन को प्लॉट करें x माइनस एक्स बार कोई कांस्टेंट होगा से 3, तो ये जो फंक्शन है इसकी शेप तो बेल जैसी रहेगी, पर ये x इक्वल टू 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पीक की लोकेशन होती है बेसिकली, और पीक की लोकेशन ही इस फंक्शन की मीन वैल्यू भी होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये तो ये इसकी मीन को इंडिकेट करता है, इसीलिए एक्स बार। और सिग्मा बेसिकली इसकी विड्थ से रिलेटेड है। क्वालिटेटिवली आप देखें, माना एक बेल शेप्ड कर्व ये है और एक दूसरा बेल शेप्ड कर्व अगर आप बनाएं, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, से समथिंग लाइक दिस समथिंग, तो आप क्वालिटेटिवली भी देख सकते हैं, ये पहले वाला जो कर्व था इसकी विड्थ ज़्यादा है और दूसरे वाले की कम है। तो सिग्मा बेसिकली उसका मेज़र होता है। ओके, बाकी आप उसे क्वालिटेटिवली और क्या चीज़ें कहते हैं वो सब वो है। बट ये फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में कई जगह इनकाउंटर होता है। स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या प्रोबेबिलिटी जब आप स्टडी करते हैं, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे ये फंक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर होता है। और उसके अलावा क्वांटम फील्ड थ्योरी जब पढ़ते हैं एडवांस स्टडीज़ में, खासकर उसमें पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलिज्म जब हम करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड हमारे एग्जाम्पल्स या अप्रोच होती है, उसमें इस तरह के फंक्शंस के इंटीग्रल बहुत कॉमनली आते हैं, स्टैट मैक में भी और क्यूएफटी में भी जैसे, या इसका वेरिएंट भी हो सकते हैं। वैसे कभी कभी इस तरह के इंटीग्रल्स भी आते हैं, e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर गॉसियन फंक्शन के साथ एक्स की सम पावर मल्टीप्लाइड है, एक्स पावर 1 या एक्स पावर 2 या सम अदर। लेकिन वो सारे के सारे बेसिकली हमारे गॉसियन इंटीग्रल से ही हम निकाल सकते हैं। गॉसियन इंटीग्रल मतलब इस तरह का एक इंटीग्रल। गॉसियन इंटीग्रल से मेरा मतलब है इस फंक्शन का इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, फिर क्वांटम फील्ड थ्योरी में तो शिफ्टेड भी हो सकता है इंटीग्रल। शिफ्टेड का मतलब अगेन इस तरह की चीज़, पीक शिफ्टेड हो, या इसकी मैट्रिक्स फॉर्म्स और बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, या इस एक्सपोनेंशियल के साथ एक लीनियर टर्म भी हो सकता है। बट बेसिकली ये इंटीग्रल बाय इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंटीग्रल आपको पता है, निकालना आता है, तो फिर बाकी दैट इज़ मच ईजियर जॉब। ओके, तो ये इंटीग्रल निकाल के एक बार हम इवेलुएट कर सकते हैं, वो एक स्टैंडर्ड आंसर है। बट वो आंसर एक बार निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ डू वी अराइव एट दैट आंसर। और उस आंसर को निकालने के जो, जिन्हें मैं अदर मेथड्स मैंने लिखा है, ट्रेडिशनल मेथड्स अगर मैं कहूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, या और भी मेथड्स हमारे पास होते हैं, इस इंटीग्रल को उन मेथड से भी किया जाता है। ओके, लेकिन वो सारे के सारे मेथड्स बेसिकली बड़े इन्वॉल्व होते हैं, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कुछ हद तक इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जानते हैं जस्ट, तो इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए एक ट्रिक है। मेरे ख्याल से ये ट्रिक सबसे पहली बार
शायद पॉइसन ने दी थी, ओके, पॉइसन जो साइंटिस्ट है जिनका नाम आपने सुना है, उन्होंने ये टेक्निक दी थी। बहुत इजी ट्रिक है। तो ये जो प्रेजेंट में लेक्चर का स्टार्टिंग पार्ट है, इसमें मैं जस्ट उस ट्रिक की बात कर रहा हूँ कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की मदद से आप बहुत इजीली इस इंटीग्रल को कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो टास्क ये है, इस इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मुझे इवेल्यूएट करना है। तो माना ये अननोन इंटीग्रल, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो मुझे लास्ट में एक नंबर मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो इंटीग्रल मुझे इवेल्यूएट करना है। और अगर आप ग्राफिकली समझना चाहें तो जिसे हम एरिया अंडर द कर्व समझ सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का जो प्लॉट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, हम वो निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन का वेरिएबल डमी होता है। तो अगर मैं एक्स की जगह वाई रखूँ, ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रल भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक करूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट दी सेम आंसर। मुझे पता नहीं है वो आंसर क्या है, बट वो आई ही मिलेगा, आई। तो अगर आप इन दो इंटीग्रल्स को, इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में यू गेट आई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में दिस इंटीग्रल इनटू दिस इंटीग्रल। ओके, और एक्स और वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हैं आपके, तो उन दोनों इंटीग्रल्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, सक्सेसिवली। एक इंटीग्रल को बेसिकली दूसरे के अंदर ले गए, लेट मी से इट दिस वे, ठीक है, क्योंकि वाई इंटीग्रल के लिए एक्स कांस्टेंट है, एक्स इंटीग्रल के लिए वाई कांस्टेंट है, एंड सो ऑन। और वैसे भी वो इंटीग्रल्स हमारे कांस्टेंट के बराबर इवेल्युएट हो रहे हैं, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। इंटीग्रल कोई सा भी पहले करें, कोई सा भी बाद करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिचुएशन एक्स और वाई में सिमेट्रिक है। तो इंटीग्रेशन से फॉर पहले एक्स वाला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इंटीग्रल वाई माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। सो दिस इज व्हाट वी गेट। और इन एक्सपोनेंशियल्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। बेसिकली इस इंटीग्रल का मीनिंग क्या है, देखिए, अब आप एक्स और वाई को, अभी तक मैंने कोई फिगर प्लॉट नहीं किया था इस इंटीग्रल के सेंस में, इस चीज़ को आप एक्स और वाई को अगर आप कार्टेशियन एक्सिस की तरह ट्रीट करें, ओके, कार्टेशियन एक्सिस। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट किया है, ये आर क्रॉस आर, ओके, आर फॉर रियल लाइन, आर क्रॉस आर, एक्स और वाई से मिलके अगर आप अपना कार्टेशियन प्लेन की तरह इस सिचुएशन को सोचें, जिनको हम वेरिएबल्स कह रहे हैं, अगर आप उन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस के उनकी तरह सोचें, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो एक्सिस होती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओके, एक्स वाई से इंडिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल है, वाई एक्स से इंडिपेंडेंट। तो इसको अगर आप इस उसमें वो करें, ट्रांसलेट करें, तो बेसिकली ये एक फंक्शन है, इस पूरे को मैं एक फंक्शन कह रहा हूँ, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एफ लिख रहा हूँ, ये एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। तो ये जो इंटीग्रल है, बेसिकली ये सिचुएशन है, ये आई स्क्वायर जो है इंटीग्रल, दो इंटीग्रल्स, ये इंटीग्रल कहाँ करने, ओवर द होल 2D प्लेन। मैंने लिमिट्स नहीं लिखी हैं, उसके बजाय मुझे एक्स के ऊपर भी पूरी रेंज कवर करनी है, वाई के ऊपर भी पूरी रेंज। तो बेसिकली मुझे पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल प्लेन जो है ये, इसे कवर करना है। इसके ऊपर इस फंक्शन को, फंक्शन जो कि एक्स वाई का है, इसको इंटीग्रेट करना है, ओके। इसका एरिया इंटीग्रल है, डी एक्स डी वाई है, तो इसका एरिया इंटीग्रल मुझे ऑब्टेन करना है इस फंक्शन का ओवर द होल 2D प्लेन। अब यहाँ पे अगर हम एक चेंज ऑफ वेरिएबल करें, मैथमेटिकली आप इंटीग्रेशन करते हुए करते हैं, आप इंटीग्रेशन के वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन करके, जैसे करते हैं। तो माना मैं एक्स की जगह इस एक्सप्रेशन में, या मैं अभी एग्जैक्ट इसको नहीं देख रहा हूँ, एक्स की जगह अगर मैं आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा रखूँ, अब मैं एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करने वाला हूँ, बट ये जो चेंज ऑफ वेरिएबल है, ये बेसिकली मैं चेंज ऑफ वेरिएबल के बजाय इसे कहूँगा, ये तो मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहा हूँ। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप एक्स वाई कहते हैं, तो पोलर सिस्टम में उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर आप आर थीटा कहते हैं, तो एक्स वाई और आर थीटा के बीच ये रिलेशन होता है। तो यही पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटीग्रल है आई स्क्वायर की वैल्यू, ये जो कि एक कार्टेशियन फॉर्म में हम देख रहे हैं कि कहाँ एक्स और वाई में एक इंटीग्रल है, इसको हम एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक इंटीग्रल की तरह ट्रीट करेंगे। तो समथिंग लाइक दिस, वही इंटीग्रल आई स्क्वायर बराबर पूरे 2D स्पेस के ऊपर इंटीग्रल करना है। तो क्योंकि एरिया इंटीग्रल है, तो दो वेरिएबल्स के ऊपर इंटीग्रल होगा। इनफैक्ट वो वेरिएबल्स आर और थीटा होंगे। ये जो एफ एक्स वाई है, अब इसी फंक्शन को हमने आर और थीटा के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना है, दिस एफ एक्स वाई। और डी एक्स डी वाई की जगह आएगा, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आर डी थीटा। जो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट होता है कार्टेशियन सिस्टम में तो डी एक्स डी वाई, लेकिन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट होता है, दैट इज आर थीटा। इसको अगर आप डी ए समझें, डी एक्स इंटू डी वाई अगर डी ए है, तो ये पोलर में हम ये चीज़ देख चुके हैं,
एरिया एलिमेंट केवल डी आर इंटू डी थीटा नहीं होता है, इनफैक्ट उसकी डायमेंशंस भी सही नहीं होती हैं। जो स्केल फैक्टर आता है थीटा कोऑर्डिनेट के साथ, तो आर का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है दिस। तो ये इंटीग्रल इससे रिप्लेस हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन ये मैंने कल समझाने के लिए किया। इस इंटीग्रल को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाएं तो ये इंटीग्रल इससे रिप्लेस होगा, सिंपली आई स्क्वायर। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इंटीग्रल बहुत इजीली एवेलुएट हम कर सकते हैं। दिस हुआ क्या है, फिर से यहाँ पे देखिए, डी एक्स डी वाई इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है। मैंने एरो लिखा था कि बेसिकली ये इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं। डी एक्स डी वाई रिप्लेस होता है आर डी थीटा से, और एफ एक्स वाई जो है वो एफ आर थीटा, उसी फंक्शन को, फंक्शन वही है लेकिन उसको अब आप आर और थीटा के फंक्शन के रूप में लिखेंगे। और ये लिखना यहाँ पे कोई टफ टास्क नहीं है। फंक्शन हमारा ये था e⁻x² प्लस y², दोनों एक्सपोनेंशियल्स मल्टीप्लाई होके ऊपर एक्सपोनेंशियल ऐड हो गए थे, e⁻x² इंटू e⁻y²। और x² प्लस y² होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का r²। तो सिंपली जो फंक्शन एक्स वाई के रूप में जिस फंक्शन को ये लिखा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसी फंक्शन को ये लिखना है सिंपली। तो ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल I² बेसिकली, आर के ऊपर एक इंटीग्रल, थीटा के ऊपर एक इंटीग्रल, फंक्शन e⁻r², और ये जिसे मैं इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट कह रहा हूँ उसको जैसे मैथमेटिक्स की प्रॉपर लैंग्वेज में कहें तो इट इज़ द मेजर ऑफ आवर इंटीग्रल। इंटीग्रल का मेजर जो पहले डी एक्स डी वाई था वो, अदरवाइज आप सिंपली ये सब्स्टिट्यूशन भी समझ सकते हैं, इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट। तो I² का इंटीग्रल ये बन गया, और थीटा और आर के ऊपर इंटीग्रल है, क्योंकि आपको होल 2D प्लेन को कवर करना है, ये इंटीग्रल में पूरे 2D प्लेन को कवर करना है। तो थीटा की रेंज आपको 0 से 2π लेनी पड़ेगी, और आर की रेंज, आर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है 0 to ∞, पूरा आपको 2D प्लेन कवर करना है। सो दीज आर द रेंजेस ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर आर एंड थीटा। दिस यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर डिस्टेंस वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ओरिजिनल इंटीग्रल में एक्स और वाई के ऊपर के इंटीग्रल -∞ to ∞ थे। अब 2 डायमेंशनल प्लेन को कवर करना है हमने अभी भी, तो आर की रेंज 0 to थीटा, ओके। आप -∞ है भी नहीं और आप लिख भी नहीं सकते हैं वो, तो आर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। बस ओके। इस इंटीग्रल को अगेन आप 2 पार्ट्स में वो कर सकते हैं। थीटा का यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, तो बेसिकली थीटा इंटीग्रल आप अलग से इवेलुएट कर सकते हैं, और आर वाला जो इंटीग्रल है दिस, ये दोनों आर के फंक्शन है। इनफैक्ट इनका प्रोडक्ट एक आर का फंक्शन है, ऐसा कहना चाहिए। एक आर का फंक्शन आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और ये थीटा वाला दिस, ओके दिस। और ये थीटा के ऊपर का इंटीग्रल आप सीधे सीधे करें तो ये आपको 2π देगा, थीटा का डी थीटा का इंटीग्रल थीटा, लिमिट्स 2π - 0 दैट इज़ 2π। तो ये दूसरा इंटीग्रल बड़ी इजीली आप इवेलुएट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट r² इक्वल टू टी, ये जो एक्सपोनेंशियल में r² है इसकी जगह आप t सब्स्टिट्यूट करें तो 2r dr बराबर dt, डिफरेंशियल्स इस तरह से होंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप इस इंटीग्रल में पूरे में ही कर दें, I² बराबर 2π आपको यहाँ से मिला। लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब r 0 है तो t भी 0 होगा, r इन्फिनिटी होगा t इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल की लिमिट्स t के टर्म में भी 0 से इन्फिनिटी, e⁻t r² की जगह t, और r टाइम्स dr की जगह dt/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई, सिंपल ये इंटीग्रल आपका बच गया, e⁻t dt। यार थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, पर चीज़ें हमारे लिए आसान हैं, क्योंकि इस इंटीग्रल को जब हम एवेलुएट करें e⁻t तो फिर से e⁻t माइनस के कारण एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आपको मिलेगा। लिमिट्स पुट करेंगे 0 to ∞, e⁻∞ t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, e⁻∞ 0 और e⁻0 इज़ 1, तो माइनस साइन का ध्यान रखते हुए दिस सिंपली कम्स आउट टू बी 1, तो π/1। तो ये I² जो इंटीग्रल था हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल I, जिसको हमारा निकालने में इंटरेस्ट था, जिसको मैं गॉसियन इंटीग्रल कह रहा हूँ, ओके, वो उसका स्क्वायर हमने निकाल दिया I², तो I हो गया सिंपली √π। तो दिस इज़ एन स्टैंडर्ड इंटीग्रल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब टास्क बहुत ईजी बन गया था पोलर में। आप इसी लेवल पे, अगर आप एडवांस स्टूडेंट हैं तो इसी लेवल पे आप इसके और मेथड्स जो होते हैं आप उनको भी खुद से चेक कीजिए, कैसे इस इंटीग्रल को हम बाकी मेथड से इवेलुएट कर सकते हैं। और जो स्टार्टिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ओवर द ईयर्स डेफिनेटली इस इंटीग्रल को या इससे मिलते जुलते इंटीग्रल्स कहीं इनकाउंटर करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, तो आप देख सकते हैं कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारा ट्रांसफॉर्म करने की ट्रिक है, ये कितना ईजी मेथड ऑफर करती है इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने का दिस, ओके। अब वैसे इसमें डिस्कशन में मैं और चीज़ें भी कर सकता हूँ, पर मेरा डिस्कशन का पॉइंट यहाँ पे गॉसियन इंटीग्रल नहीं है, मेरा पॉइंट था कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमें हेल्प भी कर सकते हैं। तो एक इंटीग्रल जो कार्टेशियन में निकालना करस्पॉन्डिंगली टफ पड़ता है, उसको अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा ट्रिक यूज़ करके करें, खैर ये ट्रिक कोई ट्रिवियल ट्रिक नहीं है, ओके।
काफ़ी नॉन ट्रिवियल ट्रिक है, बट इट इज़ अ ट्रिक वो, और एक बार आपने सीख ली तो आप हमेशा इसे यूज़ कर सकते हैं दिस। ओके, सो दिस अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो अगर आप केवल 0 से इन्फिनिटी का इंटीग्रल करें तो आंसर आपका आधा हो जाएगा। रिमेंबर इस फंक्शन का प्लॉट ऐसा है, समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप केवल एक तरफ का एरिया निकालें 0 से इन्फिनिटी तक का, तो वो इस एरिया का हाफ होगा। ओके दिस इवन फंक्शन की जो जनरल प्रॉपर्टी होती है वो दिस। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप इस तरह के इंटीग्रल्स को भी ट्राई करें। अब आपके पास ये आंसर आ चुका है, माना आपके पास माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है। रिमेंबर ए का यहाँ पे पॉजिटिव होना जरूरी होगा, क्योंकि अगर ए नेगेटिव होगा तो ये एक्सपोनेंशियल ओवरऑल पॉजिटिव होगा, फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये ए पॉजिटिव है। वैसे ये कॉम्प्लेक्स केस में भी वर्क करता है, बट वो आप उसमें ना जाएं, सिंपली इट बार दिस। ये बहुत ईजी है, इसको आप एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से इस इंटीग्रल से ये इंटीग्रल निकाल सकते हैं, या इस इंटीग्रल को और जनरलाइज आप कर सकते हैं ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इस एक्सपोनेंशियल में जो स्क्वायर टर्म है एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म, उसके अलावा अगर वहाँ एक लीनियर टर्म भी मौजूद हो, इसको करने का तरीका ये होगा, आप इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर थोड़ा चेंज ऑफ वेरिएबल करके आप उसे इस फॉर्म में ला सकते हैं। ओके एंड सो ऑन। तो ऐसे इस तरह के इंटीग्रल्स, वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था ना कि स्टैट मैक और क्वांटम फील्ड थ्योरी या फिजिक्स में और जगह जहाँ ये इंटीग्रल्स यूज़ होते हैं, ओके वहाँ यूजुअली इनके ये वाली या ये वाली फॉर्म्स आपको यूजुअली इनकाउंटर होंगी। ठीक है, फिर इसके और जनरलाइजेशन भी हो सकते हैं, इसके साथ एक्स पावर एन का फैक्टर या इसके साथ एक्स पावर एन का फैक्टर मल्टीप्लाइड हो दिस, वो सब भी किया जा सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट दिस। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है अगर इसी नॉलेज और ट्रिक को, नॉलेज मतलब ये, अगर मैं इस नॉलेज और साथ में जो ट्रिक बेसिकली ये थी, ट्रिक का मतलब ये है, ये एक्स के टर्म में लिखा, वाई के टर्म में, और उसके बाद हमने इसे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह इस प्रॉब्लम को सोचने लगे, और फिर कार्टिजियन से चले गए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इस ट्रिक को अगर मैं 3 डायमेंशन तक एक्सटेंड करूँ, आई को मैं एक बार ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लिखूँ dx, एक बार ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर का, एक बार ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर का, और तीनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कुछ ऐसा इंटीग्रल मिलेगा, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, जेड के ऊपर, तीनों माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर इस फंक्शन का इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई इंटू जेड। और फिर से आप वही ट्रिक करें, आप 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड कार्टिजियन एक्सिस के बजाय इस इंटीग्रेशन को आप सोचें, आप इस फंक्शन का इंटीग्रल कर तो रहे हैं, लेकिन कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स में ना करके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए जो स्टार्टिंग स्टूडेंट्स हैं, मैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ आर एंड थीटा, मैं 3 डायमेंशन में जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाई, जिसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। तो अगर इस प्रॉब्लम को आप 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड के बजाय आर थीटा फाई में ट्रांसफर कर दें अपनी प्रॉब्लम को, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये स्टेप एग्जैक्टली ये जो ने इंटीग्रल लिखा, पहले एक्स वाई के टर्म में था, तो ऐसे ही यहाँ पे आप करें, 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के बजाय 3 नए वेरिएबल्स आर थीटा फाई के टर्म में इस प्रॉब्लम को ट्रांसफर करें, तो इंटीग्रेशन अभी भी पूरे 3D स्पेस के ऊपर होगा, एक इंटीग्रल आर के ऊपर, एक थीटा के ऊपर, एक फाई के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डायमेंशन में आर स्क्वायर। और जो मेजर ऑफ इंटीग्रल होता है, ये जो इन्फिनिटिसिमल वॉल्यूम एलिमेंट होता है कार्टिजियन में, तो वो होता है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू टी जेड, बट स्फेरिकल पोलर में जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये तो अगर आप ये यहाँ पे करें, और अगेन यहाँ पे फाई के इंटीग्रल को आप अलग से कर सकते हैं, फाई का की रेंज होती है 0 से 2 पाई, तो फाई इंटीग्रल आप करें आपको 2 पाई मिलेगा। उसके बाद आप थीटा का इंटीग्रल करें, थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई तक होता है। ओके, कमिंग लेक्चर्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा थीटा और फाई की ऐसी रेंज क्यों है। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल आप अलग से कर दें, वहाँ से आपको 2 मिलेगा, तो थीटा और फाई के इंटीग्रल्स अगर आप कर दें तो आपको 2 इंटू 2 पाई दैट इज़ 4 पाई का फैक्टर मिलेगा। और उसके बाद बचेगा केवल आर का इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डी आर। अब यहाँ अगेन आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करें, आर स्क्वायर बराबर टी, तो एक कांस्टेंट वगैरह, मैं एग्जैक्ट कांस्टेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपको कुछ इस तरह का इंटीग्रल मिलेगा, ई टू द पावर माइनस टी डी टी का फैक्टर मिलेगा अपॉन 2 या कुछ ऐसा फैक्टर, लेकिन साथ में एक आर यहाँ एक्स्ट्रा रहेगा, तो उस आर की जगह आप रूट टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, कांस्टेंट आप बाहर ले लें, टी टू द पावर हाफ ई टू द पावर माइनस टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, कुछ इस तरह का इंटीग्रल आपका बनेगा। और अगेन जिन लोगों ने बीटा एंड गामा फंक्शंस पढ़े हैं, ऑयलर फंक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड भी जिन्हें कहते हैं, खासकर गामा फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, गामा फंक्शन में कि
मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू होती है गामा फंक्शन की, गामा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट जब इंटीग्रल होता है पॉजिटिव इंटीजर स्पेसिफिकली, तब तो उसे आप उसे फैक्टोरियल फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ में एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है गामा हाफ की। तो ये इंटीग्रल बेसिकली आपको गामा हाफ की वैल्यू दे सकता है। अब जो लोग इसे जानते हैं वही इसे समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग गामा फंक्शंस जानते हैं तो गामा हाफ को निकालने थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, आपको वहाँ पे भी कुछ और उनकी ज़रूरत पड़ती है। बट से आपको गामा फंक्शन की केवल डेफिनेशन पता है और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता है, तो गामा हाफ की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप इवेलुएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इंटीग्रल बेसिकली गामा हाफ में कन्वर्ट होगा, ओके। और बाकी आपको इधर का आंसर पता है, तो वो करके वैसे गामा हाफ रूट पाई निकलता है, तो वो आपका रूट पाई निकल के आ जाएगा अगर आप यहाँ से वो करें, ओके। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो लोग गामा फंक्शंस पढ़ चुके हैं, यहाँ से गामा हाफ की वैल्यू आप इवेलुएट करने की कोशिश करें। लेकिन अगेन पॉइंट ये है, गामा हाफ हम इवेलुएट कैसे कर रहे हैं, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके, और तब ये इंटीग्रल करना ईजी हो जाता है। ईजी होने के बाद भी एक अननोन क्वांटिटी आ रही है, बट वो वही अननोन चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं, गामा हाफ हम निकालना चाह रहे थे, सो दैट कैन बी डन, ओके। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का मोर और लेस हमारा डिस्कशन इज़ ओवर। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की, लेकिन जस्ट एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। 2 डायमेंशन में हमने बेसिकली 2 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स स्टडी किए। कार्टेशियन आप पहले से अच्छे से जानते थे, थोड़ा हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का डिस्कशन किया, और 2 डायमेंशन में मेरा डिस्कशन करने का मेन एम ये था, जो 3 डायमेंशन या किसी जनरल हायर डायमेंशनल एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जो जनरलाइजेशंस हैं वो यहीं से फॉलो होते हैं, तो उसके लिए ये बेसिक बैकग्राउंड मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। यही आइडिया जो हमने प्लेन पोलर में डेवलप किए और कार्टेशियन में भी देखा वो वर्क करते हैं, वही हमारे 3 डायमेंशन पे भी थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ वर्क करेंगे। बट 2 डायमेंशनल में हमारे पास कुछ और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो सकते हैं, ऑर्थोगोनल। मैं केवल ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। आप कार्टेशियन और प्लेन पोलर में ध्यान कीजिए, जो कोऑर्डिनेट कर्व्स होते हैं, ये कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस तो नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट कोऑर्डिनेट जो कर्व्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये कार्टेशियन में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, प्लेन पोलर में ये जिसे मैंने स्पाइडर्स वेब कहा था, सर्किल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, और ये सेमी इन्फिनिट लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, रेडियल लाइंस। इलिप्टिकल सिस्टम में जो हमारे 2 सेट ऑफ कर्व्स होते हैं, एक होते हैं इलिप्सिस, कनफोकल इलिप्सिस, इनफैक्ट 2 फोकस F1 F2, उन्हीं फोकस को लेके अलग अलग इलिप्सिस आप बनाएं, ओके। और हाइपरबोली, अलग अलग हाइपरबोला आप लें, ये वर्टिकल लाइन भी एक हाइपरबोला है, ये एक हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला, ये हाइपरबोला। तो ये जो सेट ऑफ कर्व्स हैं, ये भी हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करते हैं। इसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट अगर फिगर भी थोड़ा ढंग से बनाए तो आप देख सकते हैं, हाँ ये ऑलमोस्ट इंटरसेक्शन जो है ये ऑर्थोगोनल है। तो ये जो कर्व है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इससे जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इवॉल्व करते हैं इन कोऑर्डिनेट कर्व से, उसे कहते हैं इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भी यूज़फुल हो सकता है अगर प्रॉब्लम में कोई इलिप्टिकल जैसी सिमेट्री है, तो दिस प्रॉब्ली माइट बी यूज़फुल, ओके। और एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 2 डायमेंशन में, और भी होते हैं लेकिन दिस वन इज ऑल्सो यूजफुल, समथिंग कॉल्ड द पैराबोलिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। पैराबोला आप जानते हैं, इस तरह के कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू वाई स्क्वायर टाइप के कर्व्स पैराबोला होते हैं। जनरली पैराबोला इस तरह की शेप बनती है, तो थोड़ा सी इसके साथ थोड़ा और वो लेना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के पैराबोला लें, से ये और एक ये पैराबोला, और ये एक सेट ऑफ कर्व्स है, और एक दूसरा सेट ऑफ पैराबोला आप लें, दूसरे सेट ऑफ कर्व्स, ये वाले पैराबोला, तो ये जो कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, इनका इंटरसेक्शन भी ऑर्थोगोनल होता है। आप फिगर ढंग से अगर बनाएं, या आप इंटरनेट पे इसके वेब पेजेस सर्च करें, इवन मेरे ख्याल से विकीपीडिया के पेज में इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से दे रखी है, वहाँ पे भी से आप एटलीस्ट आपके फिगर भी देख लें, तो ये आपको रिलेशन होगा, ये सिस्टम्स भी ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम वो करते हैं। बाकी उसकी थोड़ा डिटेल्ड स्टडी में आप करना चाहें कर सकते हैं। टिपिकली वो बेसिक आइडियाज़ हम बात कर चुके हैं। स्केल फैक्टर आएगा दोनों एक्सिस के लिए, एंड सो थिंग्स, यस, ओके। पर मैं 2 डायमेंशन में इन पे नहीं जाऊँगा, ये बहुत स्पेशल केसेस में आपको इनके सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज मोस्ट कॉमन आपके लेवल पे जितनी एप्लीकेशंस होती हैं, या तो आप कार्टेशियन सिस्टम में उन्हें करते हैं, या एट द मोस्ट प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशंस में, ओके। अच्छा, अब 3 डायमेंशन में मैं अभी तो डिस्कस केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम करूँगा, बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स देखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगेन डिस्क्राइब करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि
सिमिलर आइडियाज़ हम बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन के भी वहाँ पे भी देखेंगे, इसलिए जस्ट इसको उसकी तरह समझ लीजिए, ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स जिन्हें हम एक्स वाई जेड कहते हैं, या मैं उनका कॉमन नाम कहूँ तो मैं शायद एक्स वाई से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, आई की वैल्यू 1, x1 मतलब x, x2 मतलब y, x3 मतलब z। ये लैंग्वेज भी हम यूज़ करते हैं, इंडेक्स नोटेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 3 यूनिट वेक्टर्स, करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स आई जे के, आई कैप जे कैप जे के कैप, या कॉमन लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट के ऊपर कैप लगा के भी, x1 कैप मतलब आई, x2 कैप मतलब j, x3 कैप मतलब k, या x कैप मतलब आई, y कैप मतलब j, z कैप मतलब k। ओके, अगेन रिमेंबर, जैसे 2 डायमेंशन में था, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं। मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर है तो 1 ही होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट है। ओके, बस उसका रोल मैथमेटिकली क्या रोल होता है, डिफ्रेंशिएशन या कोई और ऑपरेशन करते हुए, दीज आर कांस्टेंट्स। ओके, सो अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम कार्टेशियन में डील की जा सकती है तो शायद वो सबसे आसान मेथड होता है सॉल्व करने का, अगर वहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन जैसी चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशन में, ये कोई जनरल पॉइंट है P, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से हम लिखते हैं। यूनिट वेक्टर्स निकालने का जो मेथड हमने सबसे इनिशियली डिस्क्राइब किया था 2 डायमेंशन में, वो अभी भी वर्क करता है। इनफैक्ट वो एक जनरल रूल की तरह मैंने वहीं पे बताया था आपको। ईटा किसी जनरल डायरेक्शन का नाम है, सॉरी जनरल कोऑर्डिनेट का नाम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर एक्सट्रैक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन एक सिंबॉलिक नोटेशन लिखा है, ये कोई नोटेशन ऐसा होता नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने पीछे बताया था। आप पहले डी आर बाई डी ईटा कीजिए, जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको ईटा कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, और फिर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हैट का मतलब है यूनिट वेक्टर, सही तरीका ये है। डी आर अपॉन डी ईटा का ऑपरेशन करो, ये स्टेप करके हो सकता है आपको वेक्टर तो मिले लेकिन वो यूनिट वेक्टर ना हो, तो इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, फिर आपको जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वही होगा ईटा। फॉर एग्जांपल इस केस में, अगेन यहाँ बहुत ट्रिवियल है एक्सरसाइज, बट फॉर कंप्लीटनेस, एक्स यूनिट वेक्टर जिसे आप कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग का, एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आर पोजीशन वेक्टर को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। यहाँ मुझे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये ऑपरेशन करके मुझे सीधे यूनिट वेक्टर मिलेगा। वैसे वो मुझे पहले नहीं पता होना चाहिए, बट मुझे पता है। ओके, आर, ये आर का एक्सप्रेशन ये है। आप इसे अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपके 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स जेड कांस्टेंट, एंड सो। और आई जे और के तो हमेशा ही कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, तो उनका तो डिफरेंशिएशन में कोई रोल है ही नहीं। तो जब मैं इस आर पोजीशन वेक्टर को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ, आई जे के कांस्टेंट और वाई और जेड को भी कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो इन दो फैक्टर से मुझे 0 मिलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में, और एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बनेगा, यूनिट वेक्टर आई। एक्स यूनिट वेक्टर बेसिकली आई, जो आप कॉमन नॉलेज से जानते भी हैं, बट ये हमने अब की बार यहाँ से निकाला। एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर आई, ऐसी वाई के करस्पॉन्डिंग का जे, जेड के करस्पॉन्डिंग का। इसे आप उस सेंस में भी देख सकते हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर हम प्योर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करें तो मैं आई डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा, प्योर वाई डायरेक्शन में मोशन करें तो जे डायरेक्शन में, एंड सो ऑन। ओके, वो वाला नोशन जैसे इस फिगर में मैंने दिखाया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री स्टूडेंट्स, इवन इसमें वैसे स्कूल लेवल से क्लियर होकर आना चाहिए, बट स्टिल जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायरेक्शंस दिखाते हैं, एक्स वाई जेड, आप एक्स कहीं भी दिखा सकते हैं, इसे एक्स दिखा सकते हैं, इसे एक्स दिखा सकते हैं, इसे एक्स दिखा सकते हैं, बट तीनों डायरेक्शन की आपस की रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि आपका एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार हो। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है, अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अगर मैंने एक्स एक्सिस इसे चूज़ कर लिया, ये डायरेक्शन कागज़ से बाहर की ओर है, 3 डायमेंशन का फिगर 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ, तो ऐसे ही हम कुछ बनाते हैं। एक्स एक्सिस अगर मैंने ये चूज़ की है, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यही हो सकती है। मैं इसे वाई और इसे जेड नहीं बना सकता हूँ। 90 डिग्री पे तो ये अभी भी है, बट तब वो हमारा बनता है लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर मैं ये, जिसे हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, वो ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने एक्स इसे चूज़ कर लिया तो वाई और जेड यही होंगे, और सिमिलरली इसे एक्स चूज़ करूँगा तो वाई जेड ये होंगे। ये नोशन अगर आपको क्लियर नहीं है तो वेक्टर एनालिसिस से प्लीज़ इसको क्लियर कर लीजिए, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, आप चाहे तो
इसी चैनल पे जो वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वहाँ पे शायद मैंने डिस्कस किया है, वहाँ देख सकते हैं, या आप इंटरनेट या किसी और सोर्सेज से भी इसको देखिए। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्स वाई जेड का अगर मैं इसे ऑर्डर कह सकूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्स इसे ही बनाना है, आप इसे एक्स चूज़ कर सकते हैं, इसे एक्स चूज़ कर सकते हैं, बट एक बार आपने एक एक्सिस चूज़ कर ली तो बाकी दो फिक्स हो जाती है। ठीक है, हैंडेडनेस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो जो ये जे यूनिट वेक्टर का नोशन है, ये वाई डायरेक्शन है, मैं इस 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है इस कागज़ में ही हो, कागज़ से ऊपर भी हो सकता है, इधर कहीं, लेकिन अगर मुझे केवल वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करना है तो मुझे इस डायरेक्शन में मोशन करना होगा, इस डायरेक्शन में, जे यूनिट वेक्टर वही। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल वही बताता है दिस। और ट्रिवियल चीज़ें हैं, अगर पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकालना चाहें, माना ये आर किसी पार्टिकल की का पोजीशन वेक्टर है जो कि मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी आप इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो आई जे के तो कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, उनका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माना एक्स डॉट लिखें हम, वाई डॉट जे डॉट, एक्स डॉट का मतलब डी एक्स बाई डी टी एंड सो एंड सो। ऐसे ही आप एक्सलेरेशन निकालें तो डबल डॉट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट, एक्सलेरेशन का एक्स कंपोनेंट, एक्सलेरेशन का वाई कंपोनेंट, एक्सलेरेशन का जेड कंपोनेंट, जैसे 2 डायमेंशनल केस में हमने किया था। तो 3 डायमेंशन में उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, कंपोनेंट्स वेलोसिटी के, एक्सलेरेशन के, वेरी वेरी इजी टू इवेलुएट एंड ऑल दोज थिंग्स। ईजीनेस होने का कारण अगेन कांस्टेंट वेक्टर्स, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। ओके, अच्छा, जैसे हमने 2 डायमेंशन में किया था कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे थे उनको अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू पे सेट करें, बल्कि अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू पे सेट करें, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, वही अगर हम 3 डायमेंशनल केस में करें तो अब की बार हमें कर्व्स ना मिलके सरफेसेस मिलती हैं। जैसे x इक्वल टू सी, वाई सी, मैंने कांस्टेंट का जनरल नाम लिखा है, आप इसे ना सोचें मैंने सबको एक ही वैल्यू पे सेट किया है। x इक्वल टू सी का मतलब है, एक बार मैं x इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, एक बार x इक्वल टू 1 की, एक बार x इक्वल टू 2, एक बार x इक्वल टू -5, एक बार x इक्वल टू -2.7, सारी पॉसिबल वैल्यूज़। तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए अगर मैं इनको प्लॉट करूँ, अब मैंने सारे एक साथ प्लॉट नहीं किए, मैंने अलग अलग किए, नहीं तो फिगर थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है। से y इक्वल टू सी, y को अलग अलग वैल्यू अगर आप दें, माना y इक्वल टू 0 आप प्लॉट करें, y इक्वल टू 0 का क्या सेंस है, y इक्वल टू 0 बेसिकली इस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे प्लेन में। देखिए एक्सिस मेरे हैं, ये x एक्सिस कागज़ से बाहर की ओर, y एक्सिस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसे मैं कह सकता हूँ, और z एक्सिस कागज़ में ऊपर की ओर। तो ये जो पूरा प्लेन है, ये तो मैंने प्लेन का बल्कि एक छोटा सी सेगमेंट बनाया है, ये पूरा एक इनफाइनाइट प्लेन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में जा रहा है, जिसे आप एक्स जेड प्लेन कहते हैं। एक्स और जेड डायरेक्शंस में प्लेन एक्सटेंडेड है, एक्स के अलॉन्ग आप कहीं भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, नेगेटिव पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, मैंने यहाँ बनाई नहीं है नेगेटिव एक्सिस, यहाँ जेड के अलॉन्ग ऊपर नीचे, इस प्लेन में आप अगर हैं। लेकिन ये एक्स जेड प्लेन लोकेटेड है एट वाई इक्वल टू 0, इस पूरे प्लेन में वाई की वैल्यू 0। तो जब आप y इक्वल टू 0 कहते हैं, आप इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन की इक्वेशन, मैथमेटिकली जिसे आप कहते हैं इस प्लेन की इक्वेशन। ऐसे ही अगर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर दें, माना 1, तो फिर से आप एक एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स और जेड डायरेक्शन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट y की वैल्यू अब की बार 1 पे फिक्स्ड है। तो y की वैल्यू 1 पे फिक्स होने का मतलब आप y एक्सिस के अलॉन्ग 1 पे जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे अगर आप एक एक्स जेड प्लेन लें, वो वाला, इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन एक्स जेड प्लेन, लेकिन ये वाला एक्स जेड प्लेन y इक्वल टू 0 पे है, ये वाला एक्स जेड प्लेन y इक्वल टू 1 पे है। ऐसे ही y इक्वल टू 2, इन्हीं के पैरेलल एक और प्लेन y इक्वल टू 2 पे, y इक्वल टू 0.3, इसी के पैरेलल एक प्लेन y इक्वल टू 0.3 पे, y इक्वल टू -5, पीछे y की नेगेटिव वैल्यू के लिए इन्हीं के पैरेलल एक प्लेन। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो वो हैं, अब की बार कर्व्स नहीं, वो सरफेसेस हैं, पूरी एक सरफेस है। और ये एक जनरल रूल है, ये आपको वैसे पता होगा, बट स्टिल आप अब की बार 3 डायमेंशन में है, अगर आप एक कोऑर्डिनेट को फिक्स करते हैं तो बेसिकली आपको एक सरफेस की बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशन में जब हम थे, 2 डायमेंशन में एक कोऑर्डिनेट को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू पे सेट कर देते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है। कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन मिले, कर्व्स भी मिलते हैं कई बार, सर्कल्स, या इन केसेस में आप देखिए, ये हमने डिस्कस नहीं किए, बट ये कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स हैं इन केस के, ये कर्व्स हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जनरल नाम उसका कर्व कहेंगे, कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी मिल सकते हैं स्पेशल केस में, अदरवाइज कर्व्स। ऐसे ही यहाँ पे ये हमें प्लेन्स मिल रहे हैं, ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन, लेकिन ये केवल कार्टेशियन सिस्टम में है, जनरल नाम हम इनका कहेंगे सरफेस, हमें एक सरफेस मिलती है। तो चाहे x इक्वल टू सी देखें या y इक्वल टू सी फैमिली देखें, ये फैमिली है, पूरी एक फैमिली है, y इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर्व्स क्या है, सरफेसेज हैं। एक सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, वो अलग बात है। इस समय द y इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेसेज आर प्लेन्स, लेकिन बाकी जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे ये प्लेन्स नहीं होंगे, ठीक है। कुछ और तरह के कर्व्स हो सकते हैं, पर सरफेस हमेशा होगी। कर्व सरफेस हो सकती है, स्फीयर की सरफेस हो सकती है, कोन की सरफेस हो सकती है, सरफेस हो, लेकिन सरफेस जरूर होगी। इस समय कार्टेशियन में स्पेशल केस है, वो सरफेस एक पूरा एक प्लेन ही है, प्लेन सरफेस जिसे आप कहते हैं, या सिंपली प्लेन कहते हैं, प्लेन y इक्वल टू 0 प्लेन, y इक्वल टू 1। लेकिन जनरल नोशन यहाँ से ये ले लीजिए, 3 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू को आप किसी कांस्टेंट पे सेट करते हैं तो बेसिकली आप किसी सरफेस की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट फैमिली ऑफ सरफेसेस बोलना चाहिए, जैसे 2 डायमेंशन में फैमिली ऑफ कर्व्स था, फैमिली ऑफ सरफेसेस। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर्व्स इस तरह के प्लेन्स हैं, इस तरह की सरफेसेस हैं, ओके। ऐसे ही z इक्वल टू सी वाले मैंने इस फिगर में प्लॉट किए हैं, एक्स वाई जेड वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है। z इक्वल टू 0 ये वाला प्लेन है, जिसे आप नॉर्मली अगर आप केवल 2 डायमेंशन में होते, z एक्सिस नहीं होता, केवल आपके पास एक्स वाई एक्सिस होती। अब देखिए इस फिगर में एक्स वाई एक्सिस यहाँ प्लॉट हो रखी है, तो एक्स वाई आप केवल ग्राउंड पे खड़े हैं, z इक्वल टू 0 पे, z इक्वल टू 0। इस पूरे प्लेन में आप कहीं भी जा सकते हैं, एक्स वाई को वेरी कर सकते हैं, लेकिन z की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 0। z को अगर आप हाइट की तरह सोच रहे हैं, ग्राउंड से हाइट, तो आप हाइट में नहीं जा रहे हैं, z इक्वल टू 0। जिसे आप नॉर्मली 2 डायमेंशन में जो हमारा प्लेन था वो ये है, एक्स वाई प्लेन। z इक्वल टू 1 आप देखें, उसी फैमिली का एक और सरफेस आप देखें, z इक्वल टू 1, इसी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक दूसरा प्लेन, लेकिन वो z इक्वल टू 1 पे लोकेटेड है। ये z इक्वल टू 0 पे है, z इक्वल टू 1, इसके पैरेलल, जैसे y इक्वल टू 0 के पैरेलल y इक्वल टू 1, यूनिट डिस्टेंस पे इससे, y इक्वल टू 2 इससे 2 डिस्टेंस पे। ऐसी z इक्वल टू 0 से z एक्सिस के अलॉन्ग आप इस तरह सोचिए, ये लकड़ी रखी हुई है, इस पर आपने एक ब्लेड लगा दी, ये सबसे नीचे वाला प्लेन है, इससे 1 यूनिट पे ये वाला प्लेन, इससे 1 यूनिट पे ये वाला प्लेन, ऐसे पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स जो हैं। लेकिन पैरेलल और इसकी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ ना करें हम, क्योंकि जनरल केस में सर्फेसेस कर्व्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक फैमिली ऑफ एक्स वाई प्लेन्स, इन्हें मैं एक्स वाई प्लेन कह रहा हूँ, एक एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 0 पे, एक एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 1 पे, z इक्वल टू 2, तो ये फैमिली ऑफ पूरी कर्व्स आपको। और सिमिलरली एक्स इक्वल टू सी वाला मैंने प्लॉट नहीं किया है, वो भी आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू सी भी इसी तरह के प्लेन्स होंगे। लेकिन इस पॉइंट को यहाँ पे ज़रा देखिए, आप 3 डायमेंशनल पूरे कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल सिस्टम को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने इस तरह के प्लेन्स की लेयर बना रखी है। लेयर से मेरा सेंस क्या है, ये वाला प्लेन z इक्वल टू 0 पे है, ये वाला प्लेन z इक्वल टू 1 पे है। आप इनके बीच के रीजन को कवर करना चाहते हैं, z इक्वल टू 0.5 वाला एक प्लेन लीजिए, और z इक्वल टू 0.4 वाला, 0.3 वाला, उनके बीच का भी। हर z वैल्यू के लिए अगर आप एक प्लेन लगाते जाएं, प्लेन आप सोचिए, ये एक पन्ना जो है, इसको आप एक प्लेन सोचें z इक्वल टू 0, और इसके ऊपर एक पन्ना z इक्वल टू 0.1, z इक्वल टू 0.2। तो जो हमारा पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस कंस्ट्रक्टेड है, वो इस तरह के प्लेन्स के स्टैक से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पूरा इस तरह के प्लेन्स का चट्टा लगा दें अगर, ओके, ए स्टैक और एक्स वाई प्लेन्स अलॉन्ग दी z एक्सिस। इस तरह से भी जरा आप सोचें, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आगे यूजफुल होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने केवल इस फिगर में दिखाई है, सिमिलर आप इसमें और बाकी केस में भी कर सकते हैं। ये जो प्लेन है, ये वाली फैमिली का रखिए, जो इसे मैंने रेड से लिखा है, z इक्वल टू सी, ये रेड वाली एक्सिस के अलॉन्ग। z यूनिट वेक्टर जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसे 2 डायमेंशनल केस में ध्यान कीजिए, कोई जनरल कोई कर्व होता है, ईटा इक्वल टू सी कोई कर्व होता है, कोऑर्डिनेट का नाम ईटा है, जनरल x हो सकता है, y हो सकता है, r हो सकता है, थीटा या कुछ और, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। 2 डायमेंशन में ईटा इक्वल टू सी फैमिली आप देखते हैं, तो किसी पॉइंट पे ईटा इक्वल टू सी फैमिली का जो कर्व पास होता है, उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वही ईटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। टेंजेंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ईटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। वही चीज़ यहाँ पे है, आप सरफेस के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर बनाएं, ये बनता है, इस पॉइंट पे ये, इस नीचे वाले प्लेन के ये, जिस पॉइंट पे आपको z यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उस पॉइंट से z इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला कोई ना कोई कर्व पास हो रहा होगा, एक ही हो रहा होगा। आप इसको इस तरह सोचिए, आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से z इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला कुछ इस तरह का एक कर्व होगा, z इक्वल टू हो सकता है वो 3 वाला कर्व हो, जो वाला भी है। तो इस सरफेस के, सो नॉट कर्व, एक सरफेस होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, यही z यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ये जनरल रूल जो 2 डायमेंशन में काम कर रहे थे वही काम कर रहे हैं, बस वहाँ पे कर्व्स थे, यहाँ पे सरफेसेस आ गए। तो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस, 2 डायमेंशन में कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स थे,
यहाँ पे कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस की बात करेंगे, और स्पेसिफिकली कार्टेशियन में तो ये सारी की सारी कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस प्लेन्स होती हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये सरफेसेस जो कि इस समय प्लेन्स हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली एट ईच पॉइंट। ये आप केवल इस फैमिली का कोई भी कर्व उठा लें, ये वाला या ये वाला या ये वाला, या पूरी फैमिली को भी एक साथ देखें और साथ साथ इस फैमिली को भी देखें, ये फैमिली इस फैमिली को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी 90 डिग्री पे करेगी। ये प्लेन है और ये दूसरा प्लेन ऐसा है, ये ऊपर या नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इक्वल टू 0 वाला या 1 वाला या 2 वाला या -50 वाला। और ये वाई वाले कर्व्स हैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, लेकिन ये कर्व्स, ये प्लेन्स ऐसे में, ये प्लेन्स ऐसे में है, तो जब भी ये इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री। ऐसे ही मैंने x वाला प्लॉट नहीं किया है 10, तो क्योंकि 3 डायमेंशन के फिगर्स बनाने के बावजूद हाथ से बनाने बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, स्पेसिफिकली जब इतनी छोटी रेंज पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके दिस, बट यू नो दिस। ये मैंने एक स्पेसिफिकली एक सिचुएशन दिखाई है, ये एक सेट ऑफ प्लेन्स का केवल एक दिखाया, एक फैमिली ऑफ कर्व्स में से ये एक्स जेड प्लेन में y इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला कर्व से ये y इक्वल टू 0 वाला भी हो सकता है, लेकिन आप ये ना सोचें ओरिजिन है, ये y इक्वल टू 1 वाला कर्व भी ऐसे ही दिखेगा, कर्व नहीं सरफेस, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ऐसे ही ये x इक्वल टू 1 वाला या x इक्वल टू 17 वाला, ये कोई प्लेन है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला प्लेन, ये x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला प्लेन है। कैसे पता? इसमें y और z वेरी कर रहा है, x कॉन्स्टेंट है, इस प्लेन में z और x वेरी कर रहा है तो y कांस्टेंट है, y इक्वल टू कांस्टेंट, और इस प्लेन में x और y वेरी कर रहा है तो इसमें z इक्वल टू। जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं या सरफेसेस इन जनरल, वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करें उनके बीच का एंगल 90, इस प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन 90 पे हो रहा है, इस प्लेन और इस प्लेन का 90 पे, और इसका भी, तो म्यूचुअली तीनों आपस में 90, और ये किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है। इसको इस तरह से सोचिए, अब नॉर्मली ये कोऑर्डिनेट सिस्टम शायद आप इस तरह से फिगर्स बनाते हैं, ये मैंने सारे प्लेन्स पूरी तरह ड्रॉ नहीं किए, नहीं तो फिगर बहुत ओवरलैप होता है, लेकिन इसमें आप x सेट ऑफ प्लेन्स भी देख सकते हैं, y सेट ऑफ प्लेन्स भी देख सकते हैं और z सेट ऑफ प्लेन्स भी, तो जहाँ पे भी आप उनका इंटरसेक्शन देखें कहीं भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल। इसको आप 2 डायमेंशनल सिचुएशन से कंपेयर कीजिए, कार्टेशियन में भी और वहाँ पे हमने प्लेन पोलर में भी इस चीज़ को देखा था। ये कहीं पे भी इंटरसेक्शन हो 2 डायमेंशन में, आर और थीटा, कांस्टेंट आर कांस्टेंट थीटा कर्व्स का 90 डिग्री, कार्टेशियन में तो और भी होता। ऐसे यहाँ पे सरफेसेस की बात हो रही है, लेकिन ये सरफेसेस हर पॉइंट पे जिसे हम कहते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं। अब इस केस में तो ये सरफेसेस कर्व नहीं है, पर जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो सरफेसेस तो कर्व्ड हो जाएंगी, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस कर्व्ड सरफेसेस हो जाएंगी, पर स्टिल हर पॉइंट पे वो जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो तीनों सरफेसेस आपस में ऑर्थोगोनल होंगी 90 डिग्री, ओके। और जैसा हमने पीछे देखा, करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इन प्लेन्स के साथ 90 डिग्री पे होते हैं। तो अगर ये प्लेन्स आपस में किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में, उन जो मतलब करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हैं, वो उनके बीच का एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। अगर इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल 90 है तो इस प्लेन के नॉर्मल और इस प्लेन के नॉर्मल मतलब यूनिट वेक्टर, इस प्लेन का के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर मतलब y यूनिट वेक्टर, और इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर मतलब x यूनिट वेक्टर। x यूनिट वेक्टर और y यूनिट वेक्टर भी हर पॉइंट पे क्या होंगे, 90 पे। अब कार्टेशियन में तो ये कहानी आसान है, x यूनिट वेक्टर मतलब i, y यूनिट वेक्टर मतलब j, i j k हर पॉइंट पे 90 डिग्री होते हैं। बट अब इस आइडिया को जनरलाइज कीजिए, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस अगर ऑर्थोगोनल हैं, बाद में वो कर्व्ड हो जाएंगी, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स भी हर पॉइंट पे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल, बल्कि ऑर्थोनॉर्मल मैं कह सकता हूँ। ऑर्थोनॉर्मल क्यों, यूनिट वेक्टर है तो नॉर्मलाइज्ड है, खुद का मैग्नीट्यूड 1 और दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल। 2 डायमेंशन में भी हमने ये चीज़ देखी थी, 3 डायमेंशन में भी यही चीज़ होती है। कार्टेशियन में तो बहुत आसान है, लेकिन बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी ये होल्ड करेगा। तो यहीं से हम वो शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये शायद मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम कर्विलिनियर हैं, ये वाला तो कर्विलिनियर नहीं है, यहाँ तो प्लेन्स की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होंगे कर्वेचर होगा सरफेसेस में, लेकिन उसके बावजूद ऑर्थोगोनलिटी मेंटेन्ड है। ऑर्थोगोनलिटी चाहे आप कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस में देख लें या करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स में देख लें, वो हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल, दिस विल सी, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ये i j k हर पॉइंट पे 90 बनाते हैं, ठीक है। बट i j k
का बाकी यूनिट वेक्टर से जो डिफरेंस आएगा, आई जे के हमेशा कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं। अगर आप मैं इस पॉइंट पे भी आई जे के यूनिट वेक्टर बनाना चाहूँ, यहाँ माना ऐसे बनाइए, कोई पॉइंट है पी डैश पॉइंट पे भी आई सेम डायरेक्शन में, ये यूनिट लेंथ का वेक्टर इसके पैरेलल, जे ये और के ये सेम, तो ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं। लेकिन से बाद में हम बात करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर थीटा फाई सिस्टम भी जिसे मैं कहूँगा, कोऑर्डिनेट्स के नाम है आर थीटा फाई, एक डिस्टेंस दो एंगल्स होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग के यूनिट वेक्टर होंगे आर थीटा। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर हम किसी एक पॉइंट पे बनाएं तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, पर पॉइंट टू पॉइंट इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, दिस विल सी। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स निकालने का एक और तरीका हमने देखा था, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका अगर हम सीधे सीधे वो ले लें, कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल नहीं, सॉरी ग्रेडियंट, सॉरी आई हैव रिटन द रॉन्ग वर्ड, अगर मैं ग्रेडियंट ले लूँ उनका, तो भी हमें यूनिट वेक्टर ऑब्टेन हो सकता है अगर यूनिट वेक्टर ना मिले मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़े, पर इस केस में ये इशू भी नहीं आता है। अगर आप ग्रेडियंट ऑफ एक्स लें, एक कोऑर्डिनेट का नाम एक्स है, तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स अगर आप लें तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन ये होती है, डेल ऑपरेटर को एक्स पे ऑपरेट करो, एक्स का पार्शियल डिफरेंशियल वाई और जेड दोनों के रेस्पेक्ट में जीरो, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 आई, ऐसे ही दिस। तो ये ट्रिवियल है इस केस में, बट अगेन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज। तो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज से इस केस में आप देखें, आप इस प्लेन में कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी माना इस पॉइंट पे खड़े हैं, कांस्टेंट वाई सरफेस पे खड़े हैं, वाई की वैल्यू 0 है इस पूरे प्लेन में। अब अगर आप एक यूनिट चलना चाहते हैं और इस तरह से चलना चाहते हैं कि ताकि वाई की वैल्यू में सबसे ज़्यादा चेंज हो, ग्रेडियंट ऑफ वाई का मतलब आप उस डायरेक्शन को की बात करना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन को निकालना चाह रहे हैं जिस डायरेक्शन में मूव करके वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा चेंज होगा। तो आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, क्योंकि वाई सरफेसेस ऐसे हैं, वाई इक्वल टू 0 ये है, वाई इक्वल टू 1 ये है, 2 ये है, 3 है। तो अगर आप केवल वाई वैल्यू में सबसे ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इस डायरेक्शन में चलें, ठीक है। ये अब ये तो प्लेन सरफेस है इसलिए यहाँ पे देखना आसान है, बट द सेम आइडिया होल्स, और ग्रेडियंट का भी यही मीनिंग होता है। इनफैक्ट आप इसे रिलेट कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जो आप जिन्हें आप इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज कहते हैं, ऐसी सरफेस जिस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल की एक ही वैल्यू है। अगर आप इसको पोटेंशियल की वैल्यू सोचें किसी केस में, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, माना कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कारण पोटेंशियल आपकी इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज ऐसी बन रही हैं, तो पोटेंशियल का ग्रेडियंट ही बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अपार्ट फ्रॉम अ माइनस साइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का होता है, तो आप वहाँ कनेक्ट खुद से कीजिए, बट दिस, लेकिन पॉइंट ये है जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ओके, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस फिगर में ऐसे दिखती हैं, और मैथमेटिकली उनसे हमको अगर यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करना है जनरल केस में, तो कोऑर्डिनेट्स के अगर आप ग्रेडियंट लें, ग्रेडियंट ऑपरेटर उन पे अप्लाई करें, तो आपको करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर मिल सकता है। हो सकता है इस केस में तो सीधे सीधे यूनिट वेक्टर मिल गया, अदरवाइज जिस चीज़ को मैंने पहले ऐसे लिखा था, जनरल कोऑर्डिनेट का नाम अगर ईटा है तो डेल ईटा कीजिए और फिर उसका यूनिट वेक्टर बना दीजिए। अगेन ये स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, इसका मीनिंग ये है, पहले डेल ईटा करो और फिर इसे मॉड ऑफ डेल ईटा से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे स्टेप मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डेल ईटा या डेल एक्स करके सीधे यूनिट वेक्टर मिल गया, तो डिवाइड मुझे 1 से करना पड़ा, कोई ना भी करूँ। लेकिन अब अगेन ये इस केस में बहुत ट्रिवियल है ये चीज़, डेल एक्स डॉट डेल वाई। अब इसे यहाँ पे मैं जस्ट एक हिंट करना चाह रहा हूँ, मैं फिर इसको ड्वेल नहीं करूँगा। कोई ऑर्थोगोनल कर्विनल सिस्टम्स किस तरह से बनाए जाते हैं, बनाने का मतलब ये है, जैसे मैंने 2 डायमेंशन में आपको कहा, आप कार्टेशियन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, आप स्फेरिकल पोलर यूज़ कर सकते हैं, आप इलिप्टिकल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, आप पैराबोलिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इन सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल होते हैं, आई जे आर और थीटा, इस केस में भी कोऑर्डिनेट सर्फेसेज कोऑर्डिनेट कर्व्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें 3 डायमेंशन में भी ऐसी होगा, किसी भी जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसी होगा। इस फीचर का मतलब यही है, एक्स एक कोऑर्डिनेट का नाम है, वाई एक कोऑर्डिनेट का नाम है, उनके ग्रेडियंट्स आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ही ये है, कांस्टेंट एक्स सरफेस और कांस्टेंट वाई सरफेस जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल है। तो आपको और ऐसे ही आप एक तीसरा कोऑर्डिनेट ऐसे ही आप z के साथ भी करें, सेम मिलेगा। तो जनरल केस में माना 3 फंक्शंस हैं, मैंने फंक्शंस कह रहा हूँ अब, ठीक है, मैं एक्स वाई जेड के टर्म में सोच रहा हूँ, लेकिन अगर आपने 3 फंक्शंस माना f और g और h लिए
और आपने कांस्टेंट एफ सरफेसेस देखी, एफ को किसी कांस्टेंट पे सेट करके वो किया, फिर कांस्टेंट जी सरफेसेस देखी और कांस्टेंट एच सरफेस, मतलब 3 फैमिली ऑफ सरफेसेस आपने देखी। एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है और एक फैमिली ये है। और अगर ये फैमिली इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को ओबे करती है, मैंने सारी रिलेशंस नहीं लिखे हैं, डेल एफ डॉट डेल जी बराबर 0 और डेल जी डॉट डेल एच बराबर 0 और ऐसे ही ये, मतलब इनके जो ग्रेडियंट्स हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल है, डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब 90 डिग्री। अब डेल एफ का मतलब आप समझ रहे हैं, माना कांस्टेंट एफ सरफेसेस आपके इस तरह के कर्व्स हैं, मैं इस तरह की सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये प्लेन सरफेस नहीं है, मैं कर्व दिखाने की कोशिश की है। दूसरी कांस्टेंट एफ सरफेस माना ये है, तीसरी कहीं और है अलग अलग। ऐसे ही कांस्टेंट जी सरफेसेस भी कुछ हैं, मैं बना भी नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वो ढंग से नहीं बनेंगी, लेकिन इनके ग्रेडियंट्स के डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब जब भी एफ वाली सरफेस जी वाली सरफेस को इंटरसेक्ट करती है, कांस्टेंट एफ सरफेस कांस्टेंट जी सरफेस को इंटरसेक्ट करती है, तो वो आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाने के लिए 2 सरफेसेस मिल गई, और तीसरी सरफेस के साथ भी इसी तरह के रिलेशंस हों तो ये, तो बेसिकली कभी भी कोई ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कंस्ट्रक्ट होता है या आप यूज़ करते हैं तो वहाँ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली होंगी आपके पास, या इस तरह से सोचना चाहिए, इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया गया है। वो जो कोऑर्डिनेट्स आपने चूज़ किए हैं वो इसलिए उनको चूज़ किया क्योंकि वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते थे। ओके, फॉर एग्जांपल बाद में हम आर थीटा फाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसे यूज़ जब करेंगे तो डेल आर डॉट डेल थीटा किसी भी पॉइंट पे इनके ग्रेडियंट्स का डॉट प्रोडक्ट 0, ऐसे ही आर और फाई के ग्रेडियंट्स का डॉट प्रोडक्ट 0 एंड वाई सारे जितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं दिस ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसे आप कंस्ट्रक्ट करने की रेसिपी कह सकते हैं। ओके, इस तरह से इवॉल्व होते हैं सिस्टम्स। अच्छा, एक चीज़ जो है जिसको मैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, ये जिस चीज़ को मैं पीछे भी कह रहा था, इस फिगर को फिर से देखिए। आप पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस को इस तरह से सोच सकते हैं, एक्स वाई जेड में जब हम कवर कर रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम को इस तरह से सोच सकते हैं। आप पहले मतलब कार्टेशियन सिस्टम से मेरा मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट को हम स्पेसिफाई करने के लिए 3 नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसको आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करके सोचिए। वो पॉइंट किसी ना किसी ऐसे प्लेन में जरूर होगा, किसी ना किसी कांस्टेंट जेड प्लेन में जरूर होगा। आप इस पॉइंट की बात करें, ये जेड इक्वल टू 5 वाले प्लेन में है, ये वाला पॉइंट जेड इक्वल टू 3 वाले में, ये जेड इक्वल टू 1 वाले में है, जेड इक्वल टू 0। आप कहीं भी कोई पॉइंट लें, आप इस तरह सोचें 3 डायमेंशनल स्पेस में आप हैं तो किसी भी पॉइंट पे आप एक एक्स वाई प्लेन की कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेन जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं पर जेड कोऑर्डिनेट वेरी नहीं कर रहा है। तो जेड की वैल्यू उस प्लेन में उतनी हो गई और बाकी वो कैसा है, एक्स वाई प्लेन की तरह है। तो 3 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को आप इस तरह से सोचिए, वो एक्स वाई प्लेन ही है और उसमें जेड की वैल्यू क्या हो रखी है, फिक्स। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस को जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की मदद से स्पैन करते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली दिस लेक्चर हैज़ ब्लैक्ड आउट, ये कुछ टेक्निकल इशू इसमें आ गया है रिकॉर्डिंग में, दिस अकर्स सम टाइम, तो लेट मी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैंने वैसे भी यहीं से शुरू करना था, यहाँ से मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली इवॉल्व करना था, तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में ही करूँगा। सो लेट मी कंक्लूड दिस डिस्कशन। थैंक यू एवरीबॉडी।